हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर जिसमें हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या चीजें समझी हैं। चलिए, प्रोकैरियोट सेल की हमने बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे यूकैरियोट सेल के बारे में और उसमें हमने स्टार्ट किया था अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी तक हमने समझा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक एनवलप, एक कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो हमने कहा कुछ जो फीचर्स है वो यहीं से हम समझ सकते हैं कि सबसे बाहरी कवरिंग है। तो आपने कहा प्रोटेक्शन इसका काम हो सकता है। इसके अलावा आपने कहा इसे शेप देता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि कौन सा मटेरियल अंदर या बाहर जाएगा वो यहाँ पे डिसाइड करता है। तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, सेलेक्टिवली। ये सेंटेंस कहिए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली हम इसे कह रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कोशिका और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय कैसा होता है, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चलिए, हमने बात की है यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज या गैस विनिमय। ये डायरेक्ट हम देखते हैं। हमने कहा एक प्रोसेस हमने देखी थी कि ये है ग्लूकोज, बाहर से ऑक्सीजन एंटर हुई, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी या एटीपी आप कहिए, CO2 प्लस H2O यहाँ पे बना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। हमें यही देखना है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है। अब आपको पता है कि हमने सबसे पहले देखे हैं, बनाए हैं लंग्स। ये हमारे लंग्स है, ये हमारा हार्ट है। हमने कहा कि क्या हुआ जब आपने सांस ली। अब आपने कहा ये जो आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसे हमने क्या कहा? ब्रोंकाई कहा, ठीक है। ब्रोंकाई जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड एट लास्ट हमारे पास आते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई, जिन पे लगे होते हैं एल्वेलाई। क्लियर है? अब ये सारी चीजें आपने तब पढ़ी हैं जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लाइव प्रोसेसेस। वहां पे हमने सारी प्रोसेस को डिस्कस किया था। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, चैप्टर कवर करना है। अब जब आपने सांस ली, जब आपने इनहेल किया, तो सांस के रूप में आपने ली ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बना लेते हैं हम यहाँ पे ग्रीन कलर से। जब ऑक्सीजन ली गई तो ऑक्सीजन कहाँ फिल हो जाती है? आपकी एल्विलाई में। ये ग्रीन कलर में हमने इसे यहाँ से इंडिकेट कर दिया है, ये है ऑक्सीजन। क्लियर है? ऑक्सीजन जब यहाँ पे आ जाती है, अब साथ साथ में यहाँ पे क्या है, हार्ट में भी फंक्शनिंग चल रही है। हमने कहा हार्ट में कैसे फंक्शनिंग आई? आपने कहा कि ये है आपके, पहले ड्रॉ कर लेते हैं देन समझेंगे चीजों को। ठीक है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बनाया है। एरो को ध्यान से देखिए, आपको एरो को ध्यान से देखना है और एरो से आपको क्या पता चलेगी? यहाँ पे एरो से आपको सीक्वेंस पता चलेगा। ये जो आपको सीक्वेंस बताया जा रहा है, ये है ब्लड का सीक्वेंस, ठीक है। एरो आपको क्या बता रहा है? ब्लड कैसे फ्लो हुआ ये आपको बताया जा रहा है। ध्यान रखिए,
क्योंकि आपने ये चीजें पहले भी डिस्कस की है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पहले भी डिस्कस किया है, आपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पहले भी आपने डिस्कस किया है, आपके लिए कोई नया नहीं है। इसीलिए समझिए हमने डायग्राम बनाए हैं और आपको डायग्राम से ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। चलिए, कंप्लीट है अब हमारा डायग्राम। अब समझते हैं चीजों को क्या हुआ। ये डायग्राम मैं हटा रही हूँ। सबसे पहले तो पार्ट्स को देखिए कि क्या क्या पार्ट्स हमारे पास आते हैं। ये तो हमारे पास आ गए हैं लंग्स, ठीक है। ये हमारे पास जो डायग्राम है ये आता है हार्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस ट्यूब की या इस ट्यूब की या इस ट्यूब की, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इन्हें कंबाइंडली हम कहेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं कंबाइंडली ब्लड ब्लड वेसल्स, ठीक है। चलिए, लेबलिंग हमने कर ली है। अब मैं लेबलिंग को हटा रही हूँ, अब सीक्वेंस को समझते हैं। चलिए, लेबलिंग को रहने दीजिए। क्या हुआ जब हमने इनहेल किया, जब हमने सांस अंदर ली, तो सांस के रूप में हमने लिया ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को। अब हमने सांस जब ली तो आप जानते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि नॉस्ट्रल्स होती हैं, फिर हमने कहा कि नॉस्ट्रल्स के बाद क्या क्या आती हैं, यहाँ पे नेजल कैविटी आती है, ठीक है। नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद आपने कहा कि उसके बाद आपका जो यहाँ पे इसके बाद का जो पोर्शन आता है विंड पाइप आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा पूरा एक ट्रैक है। इतना तो आप समझ रहे हैं कि नेजल यहाँ पे क्या है, आपके नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद आपको विंड पाइप वाला पोर्शन दिखाया गया है। विंड पाइप में आपने कहा ट्रेकिया है, ट्रेकिया में आपने कहा कि यहाँ पर जो ट्रेकिया वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई भी फिर अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, लास्ट में आपके पास एल्विलाई आते हैं, ठीक है। ये तो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। आपने कहा ये है आपका राइट एट्रिया, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये है राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है। ये जो रेड में जो आपको लाइंस दिखाई गई हैं ये हमारे पास आती हैं यहाँ पर। चलिए, हार्ट को दूसरे कलर में दिखा देते हैं जिससे कि आप क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सकें चीजों को, ठीक है। अब हमने कहा ये जो आपको रेड कलर में दिखाए गए हैं ये हमारे पास आती हैं आर्टरीज। ये जो आपको छोटे छोटे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास आते हैं कैपिलरीज, और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाए गए हैं ये हमारे पास आते हैं वेन। अब रेड कलर में जो एरो आपको दिखा रहे हैं, जो रेड एरो आपको दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ब्लू एरो आपको दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं। हमने कहा जब आपने सांस ली होगी, जब आपने सांस ली तो हमने कहाँ से ली, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक यहाँ से आया। अब आपने एल्विलाई में जो है ऑक्सीजन भर जाती है, ठीक है, एल्विलाई में ऑक्सीजन भर जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। अब ऐसा रक्त इसके पास आया, इस एल्विलाई के पास। सिचुएशन क्या है यहाँ पे, अब हम अलग अलग कलर से नहीं देखेंगे, आप समझिए चीजों को। ये एल्विलाई है, ये ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आए इसके बारे में हम आगे यहाँ पे देखेंगे। हमने कहा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन कम है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भरी हुई है, पूरी एल्विलाई में ऑक्सीजन भरी हुई है। अब कंपैरिजन कीजिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत ऑक्सीजन भरी हुई है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के हमने कहा 4 मॉलिक्यूल हैं या 5 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे हमने कहा, ध्यान दीजिए, अगर मैं कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात करूँ, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का सबसे पहले देखते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ है, आप कहेंगे एल्विलाई में है। मैंने कहा कि फिर कम कहाँ है, आप कहेंगे यहाँ पे किसमें है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अब हमने क्या बोला था, हमने ये देखा है, जैसे आपने सिंपल सी चीज हम देखते हैं, हमने कहा हमारे पास दो बर्तन हैं,
ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग यहाँ पे साइज के बने हैं, लेकिन दोनों सेम साइज के हैं। हमने कहा एक में पानी इतना है, सिर्फ इतना भरा हुआ है, और एक में पानी इतना भरा हुआ, पूरा भरा हुआ है। अब क्या होगा, हमने कहा ये जो पानी है, क्योंकि बीच में क्या है, अगर बीच में हमने कहा कि कोई रास्ता नहीं होता, ये कनेक्टेड नहीं होते तो अलग बात थी, तो पानी क्या है अपने अपने कंटेनर में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने कहा बीच में आपने क्या दिया है, यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। अब पानी क्या होगा, आप कहेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी बहेगा। कब तक बहेगा, जब दोनों में इक्वल अमाउंट, जब तक कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं आ जाता है। जब इक्वल हो जाएगा तब पानी कहीं नहीं बहेगा, क्योंकि पानी क्या है, सेम है। आपने कहा जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है वो सेम है। लेकिन अगर एक में ज्यादा है एक में कम है, दोनों कनेक्टेड है, तो आपने कहा ये जो पानी है यहाँ बहेगा, होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। इतनी सी बात है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी मूव कर रहा है। सेम चीज यहाँ पर होगी गैस के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। अब आपने कहा ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, कि जहां उसे स्पेस मिले, जहां पे उसकी मात्रा कम हो। तो ऑक्सीजन क्या होगी, अब ब्लड वेसल में एंटर होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो जो गैस है वो कहाँ बहेगी, आपने कहा ज्यादा से कम की ओर। ठीक है, यही होता है। अब छोटी सी बात है, हमने कहा बहुत भीड़ है और भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। सोचिए एक रूम है, एक रूम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, पूरी भीड़ यहाँ पे जमा हो रखी है। जब इन्हें धक्का लगेगा तो कहाँ गिरेंगे, ये खाली जगह पे गिरेंगे, ऐसा ही होगा। वही हमने कहा फिर एक और रूम है हमारे पास, सेम उतने ही साइज का, लेकिन यहाँ पूरे रूम में इतने लोग भरे हुए हैं कि कितनी भी धक्का मुक्की हो कोई कहीं नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि खाली जगह है ही नहीं। आपने कहा यहाँ पर क्या है, खाली स्पेस है, यानी कि यहाँ पे लोगों की हाई कंसंट्रेशन है, और लोग जो गिर रहे हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गिर रहे हैं। यानी कि आपने कहा जो भीड़ है वो जब धक्का लगा तो वहां कहाँ को गिरेंगे, जहाँ पे खाली स्थान होगा। अगर खाली स्थान कहीं है ही नहीं, तो आप देखते हैं जैसे आपने बस देखी होंगी, कभी बस में गए होंगे और बस पूरी भरी हुई है। आपने कहा बस पूरी भरी हुई है और आप देखते हैं कि ब्रेकर आते हैं, तो आप कहीं गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर कहीं स्पेस है ही नहीं। लेकिन अगर बस खाली है, एक या दो लोग खड़े होते हैं और जब ब्रेकर आते हैं तो लोग इधर उधर गिरने लगते हैं, क्योंकि खाली जगह है। कहाँ गिरते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है। आपने कहा ऑक्सीजन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा थी, तो ये कहाँ आ गया है, ब्लड वेसल्स में। यहाँ ब्लड वेसल्स आए इनके पास। अब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से वो यहाँ चली गई। अब सेम चीज आगे भी फॉलो होगी। आपने कहा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हर जगह कम है, तो हर जगह जो ब्लड जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ऐड होगी। अब यहाँ पर आता है कि जो ऑक्सीजन है वो दी जाती है ऑर्गन को, जो कि ग्लूकोज का क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन ऑर्गन के पास क्या है, हमने कहा इन ऑर्गन इन सेल्स के पास क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड वेसल्स इन्हें ऑक्सीजन देती है। जब इन्हें ऑक्सीजन देती है तो आपको पता है एनर्जी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब क्या हुआ, इन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट था वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगा, इन सेल से क्या हो जाएगा, जो वेन है उसमें आ जाता है, और सीधे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे फ्लो करता है। सिंपल सा यहाँ पे जो रूल है वो अप्लाई होता है कि अगर ज्यादा वायु है तो ज्यादा वायु खाली स्थान पे जाएगी। तो हमने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की जब मात्रा अधिक हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कब अधिक होगी, हमने कहा कि जब हमारे पास क्या है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ गया है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आया। अब जब इसने क्या दी, यहाँ पे ऑर्गन्स को जब ऑक्सीजन दी, ठीक है, तो जब इसने ऑर्गन को ऑक्सीजन दी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अब आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो कि यहाँ पर हो रहा था, जो हमने कहा कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से आया, जब यहाँ पे ग्लूकोज क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा था, ठीक है, और इस ब्लड में ऑक्सीजन कम था। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम था, जब वो यहाँ गया तो फर्दर क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई, कैसे कम हुई, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के द्वारा, हमारे सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया गया है। तो इस रक्त में ऑक्सीजन क्या थी, कम थी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, इसीलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पर आया है। तो हमने कहा हमेशा जो चीजें होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है। अब आप समझे, जो हमने सेल को बताया था कि ये एक सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, क्या बनी, यहाँ पे एनर्जी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना। ये वो सेल है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि इस सेल के अंदर और बाहर जो गैसेस एक्सचेंज है या गैसीय विनिमय है वो कैसे हुआ।
हमने कहा कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हुआ। ये है सेल, ये है ग्लूकोज। आपने कहा इस सेल में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन आई तो एनर्जी प्लस CO2 बन गया। अब CO2 इसमें ज्यादा हो गया तो CO2 यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो हमने कहा ऑक्सीजन की खपत हो रही है तो इसलिए ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की खपत होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है क्योंकि बाहर जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा सेल के कंपैरिजन में। क्या हुआ, हमने कहा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्योंकि वो कहाँ बन रही है, सेल में ही बन रही है, तो सेल में यानी कि कोशिका में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की तो वहां पे उसका कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है क्योंकि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन आ रही है, आप कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है तो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और अगर बन रही है तो आपने कहा यहाँ जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हुआ, इसीलिए ये सेल से बाहर जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेशन है इसका। ठीक है, क्लियर है। सेम हमने ऑक्सीजन में यहाँ पे देखा और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में सेम देखा। तो हमने कहा गैसीय आदान प्रदान कैसे होते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में। अब आप समझे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने कहा हम डेली लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, पानी बह रहा है या हवा चल रही है या आपको किसी ने धक्का दिया और आप गिर गए, तो ये क्या है, आप कहाँ गिरे, आपने कहा आप खाली स्थान में ही गिरेंगे। आपने कहा आप 4 लोग हैं, 4 लोगों ने आपको घेरा है, आप बीच में हो, अगर किसी ने आपको धक्का दिया तो आप किसी से टकरा जाओगे, ऐसा नहीं कि आप नीचे गिर जाओगे क्योंकि वहां पे स्पेस था ही नहीं। तो हमने कहा कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का विसरण होता है। इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे जो गैसेस है वो अंदर और बाहर आ सकती है। तो ये तो हमने पढ़ा है गैसेस के बारे में। एक बार देखिए डायग्राम में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। अब हम बात करेंगे कि पानी का कैसे ट्रांसफर होता है या पानी का जो आदान प्रदान है वो कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कोई भी चीज अंदर या बाहर आ पा रही है। तो एक बार आप डायग्राम को देखिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से वाटर की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, उसमें हमारे पास आता है, जैसे कि हमने गैसेस के लिए टर्म यूज किया था जिसमें हमने डिफ्यूजन कहा था, वैसे ही हम वाटर के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी सेम उसी फिनोमेना पे काम करता है, सेम वही जो रूल है अप्लाई होगा कि पानी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। उसमें होता क्या है, हमने कहा हमने एक सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपने कहा दो चीजों से बनता है, विलेय और विलायक। छोटी सी चीज है, हमने कहा विलेय और विलायक है। विलायक हम मोस्टली लेते हैं पानी को, और विलेय होता है कि जो हम पानी में घोलते हैं, हमने पानी में कुछ घोला और वो हमारे पास आ जाता है विलायक। ठीक है, हमने कहा एक मीडियम हमने लिया है और उसमें एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर के बना है, ध्यान रखिए विलेय और विलायक से मिलकर के बना है। ठीक है, इसमें आपने एक सेल डाली। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है और चलिए उसमें आपने एक सेल को डाला, ये सेल का न्यूक्लियस है। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें आ सकती हैं, या तो सेल कैसी हो गई, श्रिंक हो गई है, सेल सिकुड़ गई है, या तो सेल हमने कहा फूल गई है, या तीसरी चीज हो सकती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस प्रकार का था। देखिए हमने कहा विलेय और विलायक, सेल के अंदर भी क्या है, लिक्विड वाला पोर्शन है और सेल के अंदर भी विलेय और विलायक वाला पोर्शन है, और जो हमने मीडियम लिया है वहां पे भी विलेय और विलायक है। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं, विलेय और विलायक। अगर इनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है तो हमने कहा तब यहाँ पे सेल बिहेव करती है, सेल का जो बिहेव है वो इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कहा सेल को किसी ऐसे मीडियम में डाला गया जो सेल से क्या ज्यादा सांद्र थी,
ज्यादा सांद्र का मतलब होता है कि सेल में जो विलायक की मात्रा है वो क्या है यहाँ पर देखिए हमने कहा मीडियम है हमारे पास और सेल है। हमने कहा यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया है। जैसे कि सेल की जो सांद्रता है वो यहाँ पर मीडियम की सांद्रता से अधिक है तो सेल का बिहेव कुछ और होगा। यदि सेल में जो सांद्रता है वो मीडियम की सांद्रता से कम है तो हमने कहा सेल का बिहेव कुछ और होगा। और अगर सेल की जो सांद्रता है वो इस मीडियम के बराबर ही है, इक्वल है, तो सेल का बिहेव कुछ और होता है। इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस जो होती है, ऑस्मोसिस क्या है आपने कहा मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस 3 प्रकार की होती है। जैसे कि हमने कहा था कि डिफ्यूजन हम पढ़ रहे थे तो डिफ्यूजन में हमने सिंपल चीज पढ़ी थी कि जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रही है। वाटर भी सेम होगा। वाटर में भी क्या होगा कि वाटर या विलायक, ठीक है, वाटर कहिए या विलायक कहिए या सॉल्वेंट कहिए, हम एक ही बात कर रहे हैं। हमने कहा विलायक भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, 3 हमारे पास फिनोमेना आ जाते हैं या 3 हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। हमने कहा अगर पानी में विलायक की मात्रा ज्यादा है और सेल में विलायक की मात्रा जो है वो कम है तो क्या होगा, पानी का मूवमेंट आप बताइए किस ओर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये है। क्योंकि आप डिफ्यूजन को पढ़ चुके हैं इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चीजों को नोट करेंगे। दोनों में जो यहाँ पर देख रहे हैं हमने कहा विलायक की जो मात्रा है व्हाइट कलर में हम देख रहे हैं। सेल के अंदर भी आपको व्हाइट कलर दिख रहा है और मीडियम में भी आपको व्हाइट कलर दिख रहा है। दूसरा मैंने कहा दूसरा हमने एक और मीडियम लिया है इस प्रकार से, ठीक है। व्हाइट कलर में आपको क्या दिखेगी यहाँ पे, सेम विलायक की मात्रा आपको व्हाइट कलर में दिख रही है। ठीक है, व्हाइट कलर में आप ध्यान रखिए हमें विलायक की मात्रा दिखाई गई है। हमने कहा एक मीडियम हमारे पास है, एक हमारे पास ये चीज आती है, ठीक है, एक हमारे पास ये आता है और तीसरा हमारे पास एक और चीज आती है, एक और चीज यानी कि तीसरा हमारे पास एक और मीडियम आता है। ये आपको ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि इन तीनों में विलायक का जो मूवमेंट है वो कहाँ हुआ होगा। ध्यान रखिए आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि सेल का साइज क्या है और मीडियम कितना है आपके पास। हमारे पास 3 चीजें आती हैं। पहला हमारे पास ये मीडियम आता है या दूसरा हमारे पास ये आता है और तीसरा हमारे पास ये आता है। आपको बताना ये है कि जो विलायक है उसका मूवमेंट कहाँ की ओर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तीनों को देखिए और बताइए कि तीनों में सिर्फ मूवमेंट आपको बताना है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। सेल में होगा क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर विलायक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे विलायक आएगा। अगर यहाँ पे सेल से जो विलायक है या हमने कहा कि जो यहाँ पे क्या है जो सॉल्वेंट है वो अगर बाहर जाता है सेल से तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल श्रिंक हो जाएगी। हमने कहा बलून है, बलून के अंदर आपने पूरा पानी भरा है या हवा भरी है, हम पानी को एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा बलून के अंदर आपने पानी को भरा है, बलून कैसा फूला हुआ है। अब आपने उस पानी को बाहर निकाल दिया तो बलून कैसा हो, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही सेम सेल के साथ होता है। अगर सेल से जो विलायक है वो बाहर आ रहा है तो सेल श्रिंक हो जाएगी। अगर सेल में जो एक्स्ट्रा, एक तो उसका अपना विलायक है, लेकिन अगर बाहर से बाहर आउटर इन्वायरमेंट से भी उसके अंदर जो विलायक है वो अंदर आया तो आपने कहा सेल फूल जाएगी। और आपने कहा कि ना ही अंदर गया ना ही बाहर गया, या फिर जितना अंदर आया पानी उतना ही पानी बाहर भी गया, तो आपने कहा कि सेल कैसी रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि आपने कहा जितना अमाउंट पानी का सेल के अंदर आया है उतना ही अमाउंट सेल के बाहर भी गया है। तीनों को देखिए और बताइए कि तीनों में जो मूवमेंट होगी वाटर की या फिर विलायक की वो कैसे होगी, किस ओर होगी। चलिए, तो आपने यहाँ पर देखते हैं जो भी आपने अपना रिजल्ट यहाँ पे लिखा होगा, आगे पढ़ते हैं चीजों को।
हमने कहा हेडिंग पढ़ने से पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि क्या चीजें हमने किया। आपने कहा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल गेन्स वाटर बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हमने कहा यदि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है, क्या बोला गया है कि बाहर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसकी, वाटर की, या हमने कहा विलायक की या सॉल्वेंट की, वो ज्यादा है। मतलब कि जो बाहर का जो मीडियम है वहां पे ज्यादा है। जैसे कि इस इमेज में आपको कहा दिखा कि जो कंसंट्रेशन है बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। अगर आप पहली इमेज को देखते हैं तो हमने कहा अगर हम देखें, कंपैरिजन कीजिए, इस सेल का और इस सेल का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमने कहा कि इस सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, बाहर के मीडियम के कंपैरिजन में। तो अगर आपने कहा क्योंकि पानी का जो कंसंट्रेशन है बाहर ज्यादा है तो क्या होगा, पानी की जो मूवमेंट होगी आपके अकॉर्डिंग वो कहाँ होनी चाहिए, हमने कहा इनसाइड द सेल होगी ऐसा। ठीक है, इनसाइड द सेल आपको एरो दिख रहा होगा। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो सेल है सेल के अंदर पानी जाएगा। अगर सेल के अंदर पानी गया तो आपने कहा सेल कैसे होगी, सेल फूल जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि आपने कहा अगर आपने सेल को एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसमें पानी की जो कंसंट्रेशन है वो सेल में जो पानी की कंसंट्रेशन उससे ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, सेल होगी क्या होगी, फूल जाएगी। अब सेकंड केस देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी के जो सेल के बाहर जो मीडियम की कंसंट्रेशन है, यानी कि मीडियम में जो पानी है वो कम है, क्योंकि हम व्हाइट कलर से क्या करें, पानी को डिनोट करें। आप देखेंगे कि सेल के अंदर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन, पानी की सांद्रता बहुत अधिक है और सेल के बाहर क्या है, कम है। इस केस में क्या होगा, पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। यही तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही तो हुआ था, क्योंकि बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन था तो पानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में गया था। अगर आप इमेज जो थर्ड हमारे पास आती है उसे हम देखते हैं। हमने कहा जितना जो पानी की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर है उतनी ही क्या है, मीडियम में भी है, सेल के बाहर भी है। तो ये होता है कि पानी बाहर भी आएगा और पानी अंदर भी जाएगा, पानी बाहर भी गया और पानी अंदर भी आया। लेकिन होता है कि जितना अमाउंट पानी सेल के अंदर आया उतना ही अमाउंट पानी सेल के बाहर चला गया, यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पे जो सेल है वो रिमेन होगी, यानी कि सेल कैसे होगी, एज इट इज होगी, उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस सिचुएशन को हमने कहा, अगर यहाँ पर जो पानी की जो मात्रा है या फिर पानी की जो कंसंट्रेशन है अगर सेल में कम होगी और सेल के जो बाहरी मीडियम है, बाहरी जो आपने जिस मीडियम में उसे रखा है उसमें ज्यादा होगी, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो बाहरी मीडियम है, एक आपको ग्लास दिख रहा है, रेड कलर की सेल है, ठीक है, और ये मीडियम है। आपने कहा इस मीडियम में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें पानी की सांद्रता, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस प्रकार के मीडियम को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस मीडियम में पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है सेल की तुलना में, सेल के कंपैरिजन में, इस प्रकार के कंसंट्रेशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस प्रकार का मीडियम जिसमें पानी की कंसंट्रेशन सेल में जितना पानी है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर है, इक्वल है, उस प्रकार को के मीडियम को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कॉपी का। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, यानी कि यदि कोशिका के बाहर के पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है तो परासरण की प्रक्रिया से पानी प्राप्त होता है। तो इसमें हमें रिजल्ट क्या दिखा, वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मोर वाटर एंटर्स द सेल विच रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ सेल्स, यानी कि इस केस में क्या होगा, पानी कोशिका झिल्ली से कोशिका में जा सकता है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं या हाइपोटोनिक जो माध्यम होते हैं इसमें क्या होता है, अधिक पानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका फूल जाती है या उसमें सूजन आ जाती है। तो हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमने बात की है। आपको बात करनी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट आया एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट आया है, ये आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।